नमस्कार, मेरा नाम है प्रकृति तिवारी और आप देख रहे हैं मेजर पॉइंट। सर, आज का मेजर पॉइंट है डोनाल्ड ट्रंप और उनकी सिक्योरिटी के बारे में। जी बीते महीने अंकारा गए थे जी नाटो समिट के लिए। बताया जा रहा है कि जब वहां से वापस आ रहे थे कुछ प्लेन इंटरचेंज हुआ था। हाँ। इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए आप। देखिए, ऐसा है कि अगर आप देखेंगे टर्की और ईरान का बॉर्डर है और टर्की और सीरिया का भी बॉर्डर है। तो टर्की ज्योग्राफिकली अच्छा खासा देश है साइज के हिसाब से। इशू ये है कि जब वो अंकारा में थे ना, तो उनकी जो सीक्रेट सर्विस है जो उनका लुक आफ्टर करती है, उनकी सिक्योरिटी लुक आफ्टर करती है, प्रेसिडेंट्स की, एक्स प्रेसिडेंट्स की, वाइस प्रेसिडेंट्स की, उनकी सिक्योरिटी लुक आफ्टर करती है। उन लोगों ने फीडबैक दिया कि सर आपकी जान खतरे में है, ये ईरानी जो है आपको निपटाने के चक्कर में है। और उनकी थिंकिंग गलत नहीं थी, क्योंकि आपने ईरान में आयतुल्लाह खamenei को मार दिया। अली खamenei जो था, ये मुश्तबा खamenei का फादर, आपने उसको मार दिया। आपने मुश्तबा खamenei के, मुझे तो अभी तक यही समझ में नहीं आ रहा, आपने बोला ना कि सिक्योरिटी वाला मामला है, इसका क्या है अंदर का इशू, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा कि आपने एक बंदे के बाप को मार दिया, आपने उसकी बीवी बच्चों को मार दिया, और फिर आप इसलिए कंफ्यूज हैं कि वो आपसे दोस्ती नहीं कर। यार ये कौन सी सेंस की बात है? मुश्तबा खamenei, देखो बात ये ना, वो आदमी अच्छा है बुरा है कैसा भी है, वो बात की बात है, आप उससे पॉलिसी से अग्री करें, मैं तो खुद पर्सनली डिसएग्री करता हूं। बट हाउ कैन डोनाल्ड ट्रंप क्लेम टू want to be friends? He said I want to shake his hand. उसने ये भी बोला था। आफ्टर किलिंग ऑल ऑफ देम, आफ्टर किलिंग, आपने उसके बच्चे को मार दिया, आपने उसकी बीवी को मार दिया, आपने उसके बाप को मार दिया, फिर आप कहते हो यार कि ये मुझे उसके साथ हाथ मिलाना है। हाथ मिलाना है? ये तो बच गया, ये कंटेनर में था बेचारा, खाने के कंटेनर में छुप के गया डोनाल्ड ट्रंप। सुना हॉट डॉग भी खा रहा था बीच में। वो खा भी सकता है, हॉट डॉग बर्गर पता नहीं क्या क्या खा रहा था। लेकिन यार थोड़ा सा ना, मुझे ऐसा लगता है, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा सेंसिबल होना चाहिए लोगों को। आपने क्या किया है, उसके बाद क्या पलटवार नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, 100% आएगा, और पलटवार आगे भी ईरान करेगा। सर, ये मान लेते हैं, ये सबको पता है बात की, बॉर्डर लगता है दोनों देशों पर, तुर्की का और ईरान का। पर तुर्की एक नाटो देश है और अमेरिका का अच्छा डिफेंस पार्टनर है। अगर ये जानकारी थी सीक्रेट सर्विस को, तो नाटो मीटिंग को, नाटो समिट को पोस्टपोन क्यों नहीं किया गया, या ट्रंप ने वहां जाना अवॉइड क्यों नहीं, अवॉइड क्यों किया? देखिए, कई कारण होते हैं, क्योंकि थ्रेट्स ऐसे नहीं होते कि साल में एक आए। एवरी डे कोई भी हेड ऑफ स्टेट है, जो कि इंपॉर्टेंट हेड ऑफ स्टेट सभी इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन कोई भी बड़ा देश है जैसे, उसको कई 100 थ्रेट एक दिन में आते हैं, हंड्रेड्स ऑफ थ्रेट्स। तो अगर आप हर थ्रेट के पीछे ये बोलेंगे ना कि दैट प्रेसिडेंट और दिस प्राइम मिनिस्टर कैन नॉट मूव, फिर तो देश का काम बंद हो जाएगा, क्योंकि थ्रेट तो 24 घंटे रहता है। आपको क्यों लगता है कि उसको सीक्रेट सर्विस की सिक्योरिटी प्रोवाइड करी गई? क्योंकि थ्रेट तो है, राइट। थ्रेट में कोई कमी नहीं है। तो आपको देखना पड़ता, अगर बहुत ही ज्यादा आपने बोला कि नहीं जनाब ये तो बस अब ये तो पक्का है कि कुछ हो जाएगा, देन इन अ वेरी वेरी सॉर्ट ऑफ रेयर केस यू माइट वांट टू कैंसिल एन इवेंट, कि जब आप बहुत श्योर हैं, सीक्रेट सर्विस बहुत श्योर है। लेकिन ऐसे तो काम चलता रहता है, जाते हैं लोग। अगला सर आते हैं, जब ये वाकया हुआ तो बताया गया कि एयरफोर्स 1 में चढ़ के वो केटरिंग ट्रक में गए। उसके बाद जो प्लेन अमेरिका के रक्षा सचिव यूज करते हैं, वो उन्होंने यूज किया ब्रिटेन जाने के लिए। तो सर, पत्रकार पर उसी प्लेन में मौजूद थे, तो क्या पत्रकारों को चारे की तरह यूज किया गया, एज अ बेट यूज किया गया, और बाद में बाहर आके उन्होंने क्या कहा भी, इफ आई विल गो यू आल्सो विल गो? नहीं, पत्रकार को चारे, देखिए ऐसा नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप को मीडिया से बड़ी मोहब्बत है। डोनाल्ड ट्रंप पिछले जन्म में एक टीवी एंकर था, मुझे ऐसा लगता है। उसको ये पता है कैमरा कहां है, उसको पता है लाइट कहां है, ही इज वेरी अवेयर ऑफ द कैमरा। तो अगर किसी को ऐसा लगता है कि चारे की तरह, क्यों? ईरान डज नॉट वांट टू किल जर्नलिस्ट्स। नहीं सर, धोखे की बात आ गई। उन्हें लगा कि उन्हें अगर लगता कि इसमें ट्रंप है तो वो फिर चला देते कुछ अपना मिसाइल। नहीं, ऐसा कोई चारे की तरह, बेट की तरह इस्तेमाल नहीं किया गया। ठीक है, वो डोनाल्ड ट्रंप का एक बात करने का तरीका है, वो उस तरीके से बात करते हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप टारगेट थे तो फिर डोनाल्ड ट्रंप टारगेट थे। वो जो जर्नलिस्ट है उसके अंदर उनको जानता कौन है? देखिए, जब भी ऐसा हिट होता है ना, इट इज ऑलवेज अ पॉलिटिकल हिट टू कम्युनिकेट अ पॉलिटिकल मैसेज और अ जियो पॉलिटिकल मैसेज। उसमें जर्नलिस्ट देन वो जिसको वो कहते हैं ना हम लोग की, देन दे बिकम सॉर्ट ऑफ कि कोलैटरल हो गए, कोलैटरल डैमेज हो गया, जिसको हम लोग कह देते हैं ना फौज में कि कोलैटरल डैमेज है। सो दे वुड हैव बिकम कोलैटरल डैमेज। आई डोंट थिंक डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कुछ होप कर रहा था कि नहीं मेरे साथ रहेंगे तो फिर उनको बेट उल्टा, बेट का ये मतलब है ना कि आपने कोई चीज दिखाई, आपने कैंचुआ डाला हुक में, क्योंकि आप बड़ी मछली पकड़ना चाहते हैं, राइट। पर कोई ना कोई को उस कैंचुए के लिए भी तो लालच होनी चाहिए। बेट तो ये हो गया। अगर आप जर्नलिस्ट को ये कह रहे हैं,
अब प्लीज कोई बुरा मत मानना कि आप जर्नलिस्ट को क्या, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कुछ, मैं बेट एक्सप्लेन कर रहा हूं, जो इन्होंने बेट का वर्ड यूज करा था कि साहब बेट है, तो नहीं, नोबडी इज गोइंग टू गो आफ्टर जर्नलिस्ट्स, नॉट ईरान, डिलिबरेटली नोबडी इज गोइंग टू गो आफ्टर जर्नलिस्ट। वो तो, और डोनाल्ड ट्रंप को आदत है ना, एक दिन में 3-3 पीसी कर रहा है वो काम कम करता है, वो पीसी बहुत ज्यादा करता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो जर्नलिस्ट के बीच में वो खड़ा हुआ है प्लेन के दरवाजे पे, वहां पे किसी ने माइक उसके मुंह के सामने डाल दिया, फिर वो कहता है कि मैं ये कर दूंगा, उसको अच्छा लगता है न्यूज में रहना। घंटे में 4 तो ट्वीट करता है सर, वो करता रहता है, वो ट्रूथ सोशल पे ठोकता रहता है। उसने अपनी खुद की कंपनी खोल ली, ट्रूथ सोशल उसी की है, उसी पे करता रहता है वो, तो ही इज दैट वे, बिजनेस माइंडेड। हाँ, अटेंशन उसका बड़ा वो है कि भाई मुझे अटेंशन मिलना चाहिए, तो ठीक है। सर, न्यूयॉर्क टाइम्स ने कवर किया स्टोरी को, एक लेख लिखा उन्होंने, इसमें लिखा कि मार्को रूबियो ने ये पूरा ऑर्गेनाइज करवाया था सेटअप, और उसके साथ साथ जिस प्लेन में वो गए वो पीट हेग्सेथ यूज करते हैं। तो सर, और कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं इस पूरे सेटअप के अंदर? ये 2 ऑफिशियल तो बड़े हैं, सीक्रेट सर्विस है, और कौन इन्वॉल्व हो सकता है? और कोई होता नहीं है ज्यादा इन्वॉल्व, ये लोग भी इन्वॉल्व नहीं होते। सीक्रेट सर्विस का जो मामला है वो बिल्कुल अलग है। सीक्रेट सर्विस वर्क्स फॉर द व्हाइट हाउस, इट वर्क्स फॉर द प्रेसिडेंट। फॉर्मर प्रेसिडेंट्स को वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, वाइस प्रेसिडेंट को भी करती है। तो इन्वॉल्वमेंट ऐसा नहीं है कि मैं बोलूं कि जी ये एक कोई इन्वॉल्वमेंट है जिसमें किसी का सिक्योरिटी प्रोवाइड, दैट्स टोटली द बिजनेस ऑफ द ATF, अल्कोहल टोबैको एंड फायर आर्म्स, ATF कहते हैं उसको। अच्छा, अल्कोहल टोबैको फायर आर्म्स, हाँ, ये बहुत पुरानी इनकी यूनिट है, सेंचुरी ओल्ड आई थिंक, और इफ आई एम नॉट मिस्टेकन नियर अबाउट दैट। तो सीक्रेट सर्विस का ये मैटर है, इट्स वन ऑफ द मोस्ट well trained and equipped special security units of the world। जैसे भारत में SPG है ना, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप फॉर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, उसी प्रकार से वहां पे सीक्रेट सर्विस। सर, US ईरान जंग अभी भी चल रही है, पर कुछ लोग ये कह रहे थे इस चीज के ऊपर कि ट्रंप को इतना खतरा क्यों है। ट्रंप बार बार कहते हैं आई एम देयर फर्स्ट एनिमी। तो उन्होंने ये बताया कि इसकी हिस्ट्री थोड़ी पुरानी है। 2020 में जब उन्होंने कासिम सुलेमानी पर ड्रोन हमला करवाया था, तब से ये चीज शुरू होती है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। कासिम सुलेमानी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, कोई मना नहीं कर सकता, और कासिम सुलेमानी एक बहुत बड़ा नाम भी था। कुछ फोर्स है उनकी, तो उसका हेड था, एंड IRGC का मेंबर, पुराना बड़ा लॉयल आदमी था कासिम सुलेमानी, और कई ईरानी उसको हीरो भी मानते हैं। बट ये शुरुआत, बात ये नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप ने कासिम सुलेमानी को मरवाया, बात यह है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है, डोनाल्ड ट्रंप इज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। और ग्रेट सेटन आज से थोड़ा ना बोल रहे हैं, तो दशकों से बोल रहे हैं ईरानियंस। देखिए, मैं अक्सर बात करता हूं इंटेंट और कैपेबिलिटी की। ईरान का इंटेंट है कि अमेरिका के ऊपर बम मार दे, ईरान का इंटेंट है, ईरान की कैपेबिलिटी नहीं है। समझ रहे हैं आप? पर सर, इंटेंट कब तक काम करेगा आखिर? इंटेंट से कब तक लगे रहेंगे वो लोग? वही आपको समझा रहा हूं। ईरान के पास आज की तारीख में इंटेंट है, लेकिन ईरान की कैपेबिलिटी नहीं है। जिस दिन ईरान की कैपेबिलिटी होगी, ईरान कर देगा। और दूसरी एक और चीज है कि अगर आपके पास कैपेबिलिटी है और जबरदस्त कैपेबिलिटी आपके पास आ गई और आपका इंटेंट नहीं भी है, तो इंटेंट कैन चेंज ओवरनाइट यार। राइट। देखो, सुनो, आपका खाली हाथ है, राइट, आप जा रहे हैं, ठीक है। जैसे ही आपके हाथ में मैं हथौड़ा दे दूंगा ना, आपको हर चीज कील नजर आएगी। राइट, आपको हर चीज कील नजर आएगी। आप कहें इसको भी ठोको, इसको देखना क्या क्या होता है। वो होता है एक इंसान। तो इट इज द सेम विद वेपन्स, इट इज द सेम विद वेपन्स। वंस यू हैव, देखो, दे हैव मिसाइल्स दैट कैन रीच टेल अवीव, राइट। Iran has missiles that can reach Tel Aviv, but Iran does not have a nuclear warhead to put on those missiles. The day Iran has a nuclear warhead to put on those missiles, the entire game will change. अच्छा, Israel has missiles and it has a nuclear warhead. Right. और इजराइल ने कभी थ्रेटन नहीं करा कि we'll wipe out Iran. Yes, regime change के बारे में बात करा है, हर चीज के बारे में बात की है उन्होंने. And Israel has been very specific कि हमारी दुश्मनी जो है वो regime के साथ है, ईरानी लोगों के साथ नहीं है. ये नेतन्याहू 10 बार बोल चुका है, ये सारे के सारे लोग वहां पे बोल चुके हैं. और इजराइल और ईरान 1979 के पहले सबसे अच्छे दोस्त हुआ करते थे, जिसको हम लोग कहते हैं ना, हम प्याला और हमने वाला. मोसाद और यहां पे सवाक जो इनकी सीक्रेट सर्विस थी ईरानियों की, ये इंटेलिजेंस शेयर करते थे. ये लोग बेस्ट ऑफ द बेस्ट हुआ करते थे. इनकी जैसी यारियां नहीं थी एक जमाने में. तो वो जमाने बीत गए. उसके बाद तो 36 का आंकड़ा है. अभी वही चीज है ना, बहुत इंपॉर्टेंट ये एक बात समझने की है जो कम लोगों को पता है कि ईरान जो न्यूक्लियर के पीछे पड़ा हुआ है. पहला न्यूक्लियर रिएक्टर
1950s में अमेरिकन ने दिया था इनको। Okay. जो पहला न्यूक्लियर रिएक्टर था वो अमेरिकन ने गिफ्ट करा था ईरान को, और अमेरिकन ने ईरान को गिफ्ट किया और उससे 5 मेगावाट बिजली निकली। ठीक है, उसके बाद एक और कंपनी है, जर्मन कंपनी सीमेंस, आपने नाम सुना होगा। जी, बड़ी फेमस कंपनी। सीमेंस ने इनके लिए न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया था, ईरानियों के लिए। तो ईरान के अंदर जो भी इनिशियल न्यूक्लियर पावर था वो अमेरिका और यूरोप की गिफ्ट है। जो ईरान की वेपन की फैक्ट्रीज हैं, जो आज की तारीख में इजराइल बॉम्ब कर रहा है, या पहले बॉम्ब कर रहा था, अब तो नहीं लड़ाई चल रही, जो अमेरिका बॉम्ब कर रहा है वो तो सब इजराइल की बनाई हुई है। बाद में जाके ईरान ने उनको डेवलप करा, बेहतर करा, बट इनिशियल जो उसकी नींव रखी वो किसने रखी? इजराइल ने रखी, क्योंकि उस जमाने में बहुत अच्छे दोस्त थे। अचानक 1979 में इस्लामिक रेवोल्यूशन होती है और खुमैनी कहता है कि नहीं, एक्चुअली यहूदी हमारे दुश्मन है। अब शुरू में सब लोग कंफ्यूज हो गए कि यार कल तक दोस्त थे, आज दुश्मन कैसे हो गए? यहूदी हमारे दुश्मन कैसे हो गए? नहीं, मैंने बोल दिया हो गए, कहानी खत्म, फिर से दुश्मन हो गए। सर 2025 में पिछले साल ऑपरेशन मिडनाइट हैमर जो हुआ, और जब अटैक किया गया ईरान की कुछ न्यूक्लियर फैसिलिटीज को, तो उस समय भी अमेरिका ने इस तरीके से धूल झोंक दी थी ईरानियों की आंखों में। तो लोग इसको, जो ट्रम्प का ये प्लेन इंटरचेंज वाला वाकया है, इसको उससे भी कंपेयर कर रहे हैं कि अमेरिकन जो हैं वो धूल झोंकने में बड़े एक्सपर्ट हैं। और सर इनकी इस तरह की नीति कितनी पुरानी है? नहीं, देखिए, जो वॉर होता है ना, वॉर, डिसेप्शन इज at the heart of it. Deception, warfare is about deception. Right. जो सरप्राइज एलिमेंट कहते हैं हम लोग, या डिसेप्शन का एलिमेंट कहते हैं। आज से 2500 साल पहले चाणक्य ने यही बात तो बोली थी। जो चाणक्य की आपने सुना है, साम दाम दंड और भेद। राइट। भेद तो डिसेप्शन है। डोनाल्ड ट्रंप कोई नया काम नहीं कर रहा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उसके पहले जितनी भी लड़ाइयां हुई हैं उसमें डिसेप्शन हैज बीन अ की एलिमेंट। संधि करने की आप बात करते हैं लेकिन चुपचाप आप अटैक कर देते हैं। दुश्मन को आप ये दिखाते हैं कि ये सुनजू ने कहा है, ये किताब यहां पे पड़ी है मेरे टेबल पे सामने, सुनजू आर्ट ऑफ वॉर कहते हैं इस किताब को, बड़ी फेमस किताब है। और वही कहता है कि अगर आप बड़े मजबूत हैं तो आप दुश्मन को ये दिखाइए कि आप बड़े कमजोर हैं, और अगर आप कमजोर हैं तो आप दुश्मन को दिखाइए मजबूत हैं। अगर दुश्मन आपके ऊपर चढ़ाई करता है तो आप पीछे हट जाइए, अगर दुश्मन पीछे हटता है आप आगे बढ़ जाइए। ये सुनजू ने लिख रखा है। तो ये डिसेप्शन जो है, ऑल वॉरफेयर इज डिसेप्शन। ऑल वॉरफेयर इज डिसेप्शन। अब आप उसको कैसे प्रैक्टिस करते हैं, क्या करते हैं, वो अलग बात है। और सर आखिरी सवाल मैं लूंगा, जो ईरान में मिलिट्री रीशफल हुआ है, वो क्या इंडिकेट करता है? यार प्रखर ऐसा है दोस्त, जो मिलिट्री रीशफल है ना, उसमें हमें देखते हैं कि IRGC का पहले भी बोलबाला था। अब ये सब फॉर्मर IRGC, जो IRGC का चीफ था, इसको बोल दिया कि उनकी जो सिक्योरिटी काउंसिल है, जो पार्लियामेंट की है, या आई फॉरगेट द नेम ऑफ दैट बॉडी, उसको चीफ बना दिया है। ठीक है, जो नंबर 2 था उसको नंबर 1 बना दिया है। और इवन गालिबाफ, जो उनका पार्लियामेंट का स्पीकर है, ही इज एक्चुअली एक्स IRGC ओनली। राइट। वो भी पुराना IRGC का ही है, पुराना खिलाड़ी है वो IRGC का। और ये जो अभी IRGC का चीफ बना है, उसके पहले वाला जो था, उसका जो प्रीडिसेसर था, वो तो ईरान इराक की लड़ाई में लड़ चुका है, तो पुराना वेटरन है। राइट। और जो वहां पे वो जो बॉडी मैं बता रहा हूं, पार्लियामेंट की सिक्योरिटी की बॉडी, जो पहले उसका चीफ था, उसको बना दिया पॉलिटिकल एडवाइजर टू मुस्तफा खमेनी। तो आप IRGC को देख लो, आप उस बॉडी को देख लो जो पार्लियामेंट की बॉडी है सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस की, या फिर आप पॉलिटिकल एडवाइजर टू खमेनी देख लो, आप हर जगह देखोगे कि IRGC वाले, क्योंकि IRGC ये समझ गया है कि वॉर टाइम है, यहाँ बोलबाला है। नहीं, उनको बोलबाले के अलावा उनको ऐसा लगता है कि वी आर द पीपल जिनको ईरान को रन करना चाहिए, क्योंकि वॉर टाइम में वी आर द मोस्ट केपेबल। पीस टाइम होता तो आप रन कर ही रहे थे पीस टाइम में, अब वॉर है, लेट अस टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। तो ये उनका इंटेंट है। डिप्लोमेसी को पीछे रख के वॉर टाइम फ्रंट को आगे बढ़ाया जाए, ये संकेत देना। हाँ बिल्कुल, यही है संकेत। बहुत सुंदरता से आपने समझाया सर, धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू। कल फिर आएंगे हम आपके साथ, बने रहिए, CFTV देखते रहिए। जय हिंद।